बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर बहुत से लोग ये मान रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सियासी जमातों को ये नजर आना शुरू हो गया है कि अब अगला मरहला इलेक्शन का है। हुकूमत तो ज्यादा दिन चलती नजर नहीं आती, तो हुकूमत को गिराने के लिए जद्दोजहद की भी अब कोई जरूरत नहीं रही। तो बेहतर है कि अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए जाए। तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था कि अब अपना अपना रास्ता अलग कर लिया गया है। तो पीडीएम में जो सियासी इख्तिलाफात है उसके हवाले से कहने वाले ये कहते हैं कि पुरानी और तजर्बाकार सियासी जमातें अपनी अपनी पुरानी सियासी पोजीशन पर वापस चली गई हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगला मरहला इलेक्शन का होना है। अपोजिशन को यह भी उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएगी और स्टैब्लिशमेंट इस बार उस पर दाव नहीं खेलेगी, क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी नहीं कि वो अगला इलेक्शन जीत सके। तो स्टैब्लिशमेंट जिसके साथ होगी उसकी जीत यकीनी है। अब नवाज शरीफ अभी तक अपनी शराइत पर खड़े हुए हैं, तो पीपल पार्टी स्टैब्लिशमेंट के करीब होने की दौड़ में आगे निकल गई है, लेकिन ये सिचुएशन किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। अब मेरा गुमान यह है कि ये जो सियासी सफबंदियां हो रही हैं इनका मुस्तकबिल करीब में मुमकिना सियासी तब्दीलियों से गहरा ताल्लुक है। बहुत सी सियासी जमातों को या अपोजिशन में शामिल कुछ जमातों को यह यकीन दिलाया गया है कि हुकूमत की तब्दीली के लिए किसी तहरीक की जरूरत नहीं रहेगी और न किसी इत्तेहाद की। तो बहुत से सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं, यानी उनका तजिया ये है कि पीएमएलएन और जेयूआई फेस समेत पीडीएम की 8 जमातें पीपल पार्टी और एएनपी के हवाले से ये नुक्ता नजर रख रही हैं कि वो हुकूमत को गिराना नहीं चाहती या हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है उसकी राह में रुकावट खड़ी कर रही है। उनके अजायम कुछ और है या उनका टारगेट कुछ और है, इसलिए उनसे जान छुड़ाई जाए और जान भी हीले बहाने से छुड़ाई जा रही है। लेकिन पीपल पार्टी अभी तक सख्त बयानबाजी और रिएक्शन के बावजूद पीडीएम में मौजूद है। पीपल पार्टी ने अभी तक पीडीएम से बाज़ाब्ता अलहदगी का ऐलान नहीं किया, वो अभी तक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर सवार है, जबकि एएनपी जो कि पीडीएम से बाज़ाब्ता अलहदा होने का ऐलान कर चुकी है, उसने कराची में होने वाले इंतखाबात में यानी बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया है। अब एएनपी जिसने कल ही पीडीएम से बाज़ाब्ता अलहदगी का ऐलान किया था, अब वो कराची में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल की हमायत में अपने उम्मीदवार औरंगजेब बुनेरी को दस्तबरदार करा चुकी है। तो इससे ये बात जाहिर हो गई है कि अभी तक अपोजिशन में वो अंडरस्टैंडिंग मौजूद है जो कि हुकूमत के हवाले से पीडीएम के क्याम के वक्त थी। अब इस बात का भी इम्कान है कि पीपल पार्टी भी मुफ्ता इस्माइल की हमायत करेगी, पहले ही से ऐलान हो चुका है, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान शायद एक आध दिन में हो जाएगा। जबकि हुकूमत जो कल तक ये कह रही थी कि बल्कि खास हम ये कहते रहे हैं कि सारी अपोजिशन एक इसलिए हुई है कि अपोजिशन अपने जराइम पर पर्दा डालना चाहती है, तो अब तो हासम का ये इतराज भी खत्म हो गया है। जो ये कहते थे कि सारे करप्ट लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो अब वो करप्ट लोग भी अलग अलग हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी जो है वो पोजीशन चेंज कर ली है। अब खास साहब उनके वुज़रा इस बात पर भी खुशी मना रहे हैं कि अपोजिशन तकसीम हो रही है, पीडीएम तकसीम हो रही है। तो बहुत से सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि पीडीएम का बोलो राम हो चुका है, वो इस बात को भूल चुके हैं। मैं फिर याद दिलाता हूं कि पीपल पार्टी अभी तक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और अभी तक जो पीडीएम की मरकजी क़यादत है यानी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, ये तीनों की फैक्टर हैं, उन्होंने इस हवाले से अभी तक कोई लब कुशाई नहीं की। मुमकिन है पीपल पार्टी कल इस इत्तेहाद से निकल जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल पीपल पार्टी को अपनी पोजीशन में जाना ही जाना है। अब मेरा तजिया कि पीपल पार्टी ना इधर है ना उधर है। पीपल पार्टी ने खुद को अभी तक उसी पोजीशन में रखा है जिस पोजीशन में वो पीडीएम के अंदर थी, यानी जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि तमाम मुसीबतें टल चुकी हैं, वो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो पीडीएम का साथ नहीं छोड़ रहे। यही मौक़िफ़ उनका पार्लियामेंट से इस्तीफों के हवाले से है कि जब तक यकीन ना हो जाए कि हुकूमत जा चुकी है, जाने वाली है, उस वक्त तक इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। तो पीपल पार्टी वो वाद जमात है जिसने 2 कश्तियों में नहीं बल्कि बहुत सी कश्तियों में पाँव डाल रखे हैं, और ये पीपल पार्टी की अपनी हिकमत अमली है, उनकी एक पॉलिटिकल सोच है। तो पीडीएम की जो असल लड़ाई थी जिसकी वजह से पीडीएम बनी थी, वो लड़ाई तो खास हमसे थी नहीं।
अब ये बात खुलकर पीडीएम के जलसों में बहुत से लोग कह चुके हैं, खासकर नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, जो जलसों में ये ऐलान करते रहे हैं कि जो तहरीक है या पीडीएम जिस मकसद के लिए बनी है वो मकसद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवर हलकों को सियासी मामला से अलग करना था। तो इस बात का तो अमली सबूत दिया जा चुका है। बहुत से लोग जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलके इस बात का इजहार कर चुके हैं, बल्कि अमली सबूत दे चुके हैं कि वो सियासी मामला में अब कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते। तो मुस्लिम लीग नून इस बात का क्रेडिट ले रही है और वो समझते हैं कि यहां तक जो मकसद था वो हल हो चुका है, कि उन्होंने वो फैक्टर, जिस फैक्टर को वो खान साहब को लाने का बायस समझते रहे हैं, उस फैक्टर को तो उन्होंने नल कर दिया है। तो दूसरा क्रेडिट वो इस बात का ले रहे हैं कि पीपल पार्टी शायद एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहती। खुद जरदारी साहब कह चुके थे कि वो नहीं लड़ना चाहते, और बाकी जमात जो उनके साथ एएनपी है वो भी शायद इसी, वैसे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात थी लेकिन अब वो खुद को पीपल पार्टी के साथ अटैच कर रखी। तो जो वाहिद जमात है, जो पीडीएम में 7-8 जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून मेन है और मौलाना फजलुर रहमान, वो अभी तक ये तासुर दे रहे हैं कि वो मैदान में खड़े हैं और उनका अभी तक मैच पड़ा हुआ है। तो मेरा गुमान ये कि ये सारी जो पोजीशनें बन रही हैं, ये जो इत्तेहाद था उसके बहुत से मकासद हल कर लिए गए हैं, लेकिन अगर कुछ रह गए हैं तो वो हुकूमत की तब्दीली है। तो हुकूमत की तब्दीली के हवाले से अब अपनी अपनी जो है दौड़ शुरू हो गई है। तो पीडीएम, मुझे यूं लगता है कि अगले इलेक्शन का वो इत्तेहाद होगा जिसमें पीपल पार्टी और एएनपी नहीं होंगे। पीपल पार्टी अपने पुराने इत्तेहादियों की तरफ जाएगी जिसमें काफ लीग और एएनपी हो सकती है। तो मेरा गुमान ये कि पीडीएम अगले इलेक्शन में एक सियासी इत्तेहाद होगा जो इलेक्शन में हिस्सा लेगा, जिसमें पीपल पार्टी और एएनपी नहीं होगी। पीपल पार्टी काफ लीग और एएनपी से मिलकर इत्तेहाद बनाएगी और पीपल पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद बनाएगी और वहां उनका मुकाबला ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई से होगा। बलूचिस्तान में बाप और आज़ाद अरकान ने भी किसी तरफ जाना है, जो ज़ाहिर है उस तरफ जाते हैं जहां हवा चलती है। तो जिसकी हवा चलती होगी उस तरफ चल निकलेंगे। तो बज़ाहिर इस वक्त पीपल पार्टी बाप और आज़ाद अरकान को लेने के लिए तैयार नजर आती है। जो असल लड़ाई है वो पंजाब में होनी है, और ये सारी जो फॉर्मेशन है जिसकी वजह सब अपनी पोजीशन पे वापस चले गए हैं वो पंजाब है। पंजाब में सियासी इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल है, खासकर उस जमात के लिए जो पंजाब में पॉपुलर है। तो मुस्लिम लीग नून तो पंजाब में बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है, तो जिनका वोट बैंक नहीं है पंजाब में वो पीपल पार्टी है या फिर पीटीआई। लेकिन पीटीआई का पंजाब में बड़ा जबरदस्त मुकाबला है और पीटीआई मुस्लिम लीग नून के बाद दूसरी बड़ी सियासी जमात है। लेकिन पीटीआई इसलिए दूसरी बड़ी सियासी जमात है कि इसमें बहुत सारे इलेक्टेबल हैं। तो इलेक्टेबल जिस तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। तो इलेक्टेबल अगर नून लीग की तरफ गए तो नून लीग का पलड़ा तो पहले ही भारी है, तो फिर बिल्कुल ही वन वे ट्रैफिक चलेगी। अब पीपल पार्टी साउथ पंजाब में चंद एक सीटें लेने के लिए जोर लगा रही है, इसलिए वो जहांगीर तीन की तरफ देख रहे हैं कि शायद वो उनकी तरफ आ जाएं। और जनूबी पंजाब महाज की नाकामी के बाद उनके बहुत से लोग, उन्होंने भी कहीं दाएं बाएं होना है, उन्होंने भी कह रहा है जी हमें पीटीआई ने वादा किया था लेकिन सूबा बना के नहीं दिया, तो अपने वोटर्स को उन्होंने मुंह दिखाना है, तो वो भी किसी जमात की तरफ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान के साथ अलायंस करने के मूड में और बलूचिस्तान में भुजंजो ग्रुप के साथ, तो ये सियासी फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो मेरा गुमान ये कि अपोजिशन जमातें इलेक्शन की तैयारियों में लग गई हैं। अब इलेक्शन आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन चूंकि वक्त कम है, हुकूमत 2.5-3 साल और तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो अगले साल या उससे अगले साल इलेक्शन बुनियादी तौर पर तो 5 साल बाद होते हैं, लेकिन जो पोजीशन नजर आ रही है उससे लगता यूं है कि ये इलेक्शन वक्त से पहले होंगे, इसलिए सियासी जमातें अपनी अपनी पोजीशनें ले रही हैं। तो हुकूमत ये कह रही है कि इस साल महंगाई में कमी करेंगे, लेकिन हाँ सब कुछ भी कर ले, महंगाई इस साल तो कम नहीं होगी और बेरोजगारी में भी इजाफा होने जा रहा है। और ये बात IMF की रिपोर्ट में कही गई है, और IMF से बेहतर पाकिस्तान की मईशत के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि IMF पाकिस्तान की मईशत को देखकर ही पाकिस्तान को लोन देता है, और ताकि उसे मईशत के बारे में पता होता है तो ही लोन देकर उसकी रिकवरी भी की जाती है। तो IMF की रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल जो है महंगाई वो कम नहीं होगी, अगले साल कुछ कम हो सकती है। इस साल महंगाई 8.7% रहेगी और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट यानी शरह नमू 1.5% हो सकता है।
अभी शरह नमू 0.4% है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये कि अगर हुकूमत अच्छा काम करेगी और हालात अच्छे रहे तो ये 1.5 होगी। जबकि हुकूमत ने यह दावा किया कि वो इस साल ग्रोथ रेट 2.1% पर ले जाएंगे, जबकि स्टेट बैंक उससे थोड़ा आगे निकला है और उसने ये दावा किया कि वो ग्रोथ रेट 3% तक चला जाएगा। तो तीनों के अलग अलग फिगर आ रहे हैं। IMF के मुताबिक 1.5% और हुकूमत के मुताबिक 2.1, जबकि स्टेट बैंक कह रहा है 3%। तो IMF ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा कि ये मौजूदा साल इसमें महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। रवा माली साल महंगाई 8.7% रहेगी, जबकि हुकूमत ने दावा किया कि वो महंगाई को 6.5% तक रखेंगे या रहने का इम्कान जाहिर किया। तो 6.5% तो है ही नहीं, महंगाई इस वक्त 12-13% है। जबकि IMF जो उनके पास जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक अगर बहुत इंडिकेटर अच्छे रहे और हुकूमत ने बहुत ज्यादा काम किया तो महंगाई 8.7% होगी, जबकि करंट अकाउंट खसारा 1.5% रहेगा। हुकूमत ने इसका अंदाजा थोड़ा ज्यादा लगाया 1.6%। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो 4.8% है इस वक्त, जो कि बढ़ेगी। इसमें 0.5% इजाफा होगा, जबकि महंगाई की शरह जो मैंने बताई 8.7 से रहेगी। तो IMF की जानिब से जारी करदा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी फराहमी से जो है मुल्कों के हालात अच्छे होंगे और आलमी मईशत में बेहतरी आएगी। और गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह जो है वो 5% से कम होकर 4.8% तक रहने की पेशगोई की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। बेरोजगारी बदस्तूर है। आइंदा माली साल में करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। गुज़श्ता साल सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई 10% थी, जो इस साल 8.7% जाहिर की जा रही है। लेकिन जो गैर सरकारी इदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक इस वक्त 12 से 13% महंगाई चल रही है। तो रिपोर्ट ये कहती है कि 2022 वो साल होगा जिसमें महंगाई में कमी आ सकती है और 2022 में ही तरक्की की शरह 4% हो सकती है। तो गुज़श्ता पर GDP की शरह नमू जो है -4%, जैसे कि मैंने बताया वो रही। तो एक तो ये IMF ने जो बुरी खबरें सुनाई हमें कि महंगाई में कमी नहीं होगी और बेरोजगारी में इजाफा होगा, ये हुकूमत के उन तमाम दावों की नफी करती है जिसमें बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं या मईशत की राइट डायरेक्शन के दावे किए जा रहे हैं। तो इस साल तो वैसे ही होगा जैसा कि पिछला साल गुजरा था या उससे पिछला गुजरा था। तो तीसरा साल है जिसमें मईशत जो है वो बदस्तूर नोज डाउन है और महंगाई बढ़ रही है और ग्रोथ रेट जो है वो आपका रिवर्स हो चुका है, जो इस साल अगर हालात बहुत अच्छे रहे और हुकूमत स्टेबल रही तो बढ़ सकता है। दूसरी तरफ नेपरा ने बिजली मजीद महंगी कर दी है और सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली कीमत में 64 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया, जो कि फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में किया गया है। और ये कहा गया कि ये इजाफा अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा, यानी अब जो आपको बिल आएंगे उसमें बिजली की कीमत में मजीद 64 पैसे फी यूनिट इजाफा हो चुका होगा। और वही हातम ताई की खबर पर लात मारी गई कि माहाना 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन में इसका इतलाक नहीं होगा। 50 यूनिट आजकल सर्फ कौन करता है? तो नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक पर भी सार्फिन के यानी जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन है कराची के लोग, उन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। उनके लिए अलग से वो कहते हैं ना, एक अलग से उनके ऊपर बम मारा जाएगा। तो कराची इलेक्ट्रिक के लोग भी उनका भी बिजली का बिल जो है वो बढ़ रहा है और जो कि पाकिस्तान के बाकी दीगर जो सरकारी और इदारे हैं, नेपरा और दूसरे जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, वो बदस्तूर बिजली कीमतों में इजाफा करती जा रही हैं। तो 64 पैसे इजाफे के बाद जाहिर महंगाई में कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए IMF ने जो रिपोर्ट दी है वो ये बता रही है कि जनाब पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त को बहुत अच्छी हालत में नहीं है और इसके जल्द ठीक होने के भी इम्कानात नज़र नहीं आते। तो बात फिर चली गई जी अगले साल पे, वो भी सूरत में कि हम इस पूरे ये जो अगले 4-6 महीने हैं, यानी अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो अगले जो 4-6 महीने हैं उसमें हम किस तरह सूरत हाल को जो है यानी स्टेबल रख पाते हैं। अगले 8-10 महीने अगर पाकिस्तान स्टेबल रहा और इकोनॉमिक पोजीशन यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रही और कोरोना की तीसरी लहर से हम बच गए तो फिर जो है वो कुछ बेहतरी आ सकती है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस जाएंगे तो आपको बताएंगे जहांगीर तरीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही। जहांगीर तरीन जो एक ज़माने में किंग मेकर समझे जाते थे और जिनका खास सबको इक़्तिदार में लाने में बहुत बड़ा हाथ समझा जाता है और बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत थी, इन दिनों
किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी जो शुगर मिल है और उनके इदारों के अकाउंट्स सीज हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहांगीर तरीन के बारे में आपको कुछ आगाह करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन की शुगर मिल और दीगर 3 इदारों के अकाउंट्स एफआईए ने मुजमद कर दिए, जबकि जेडब्ल्यूडी जहांगीर तरीन की जो मिल है उसके 3 अहदेदारों के नाम भी ब्लैक लिस्ट पर डाल दिए गए और ये तीनों अहदेदारान बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। एफआईए के जराये के मुताबिक जेडब्ल्यूडी तरीन फार्म सिस्टम और तरीन डेयरी फार्म के 3 अकाउंट मुंजमद करके उनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जा रहा है। और इसके अलावा पिछले दिनों मुबैना सट्टाबाजी में मुलव्वस जेडब्ल्यूडी के 2 मुलाजमीन जो जिनके नाम सामने आए थे उनके अकाउंट भी फोरेंसिक ऑडिट के लिए मुंजमद कर दिए गए हैं। और दोनों मुलाजमीन को जो मुबैना सट्टेबाज खुर्रम शहजाद के साथ चीनी की कीमत पर सट्टा में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। यानी पिछले दिनों जो शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा था कि चीनी पर सट्टा होता है और एक सट्टेबाज खुर्रम शहजाद का नाम सामने आया था, तो उनके भी जहांगीर तरीन की मिल से कोई कनेक्शन जो है वो बिल्ड किए गए या बिल्ड हुए हैं या नजर आए हैं। इससे पहले जहांगीर तरीन की गैर कानूनी मुंतकली की यानी रकम की गैर कानूनी मुंतकली मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानतों में 10 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। तो बात यही खत्म नहीं हुई। जहांगीर तरीन वो शख्सियत है जिन्होंने बड़े अहम कारनामे सर अंजाम दिए और खान साहब की हुकूमत में बहुत से इलेक्टेबल को शामिल कराया। इसके अलावा बड़े मशहूर थे जब उनको जहाज़ पर बहुत से अरकान असम्बली को सैर कराया करते थे और उनको साउथ पंजाब से ले जाकर बनी गाला में खान साहब से मुलाकातें कराया करते थे। तो हुकूमत में उनका बड़ा अहम किरदार रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि देखा जो तीर खा की कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी। तो जहांगीर तरीन इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। वो गिले शिकवे बहुत करते हैं कि बहुत से लोगों ने उन्हें खान साहब से दूर करने के लिए साजिशें की हैं। तो एक वक्त जब जहांगीर तरीन खान साहब के बाद पीटीआई में तकरीबन तमाम इख्तियारात के मालिक थे और बड़े बड़े फैसले करते थे। अब उनका हाल ये कि वो एक तरफ खड़े हैं और वो मुकदमे भुगत रहे हैं, उन पर बहुत सारे केसेस हैं और हुकूमत उनसे राब्ते करने वालों की भी लिस्टें तैयार करके बैठी हुई है। यानी जो लोग जहांगीर तरीन से राब्ते कर रहे हैं या बहुत से अरकान असम्बली जो जहांगीर तरीन के जेर बार हैं वो समझते जहांगीर तरीन उनके मौसन है, उनसे राब्ते रखे हुए हैं, तो उनसे उनकी भी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। और पंजाब की हुकूमत को बड़ा सबसे ज़्यादा खतरा जहांगीर तरीन से है। और बुदार साहब कहते हैं कि अगर मेरी हुकूमत अगर उल्टाई गई तो उसमें जहांगीर तरीन बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। तो उन्होंने जहांगीर तरीन से राब्ते रखने वाले तमाम अरकान असम्बली के नाम लिख के वो जाके प्राइम मिनिस्टर को जो है वो पहुंचाए हैं। तो जराये ने बताया कि अब इस बात का फैसला ज़ाहिर खान साहब करेंगे जी कौन कौन जहांगीर तरीन से राब्ते में उसके साथ सलूक क्या करना है। तो एक तरफ तो ये एक इंप्रेशन है, दूसरी तरफ पीटीआई वाले सारे कहते हैं जी जहांगीर तरीन अभी हमारे साथ हैं और जहांगीर तरीन जो पीटीआई के हम रहनुमा हैं, और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन कहते हैं कि मेरे साथ सलूक ही बहुत बुरा हो रहा है। तो पीटीआई के जो एमएनए राजा रियाज उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने में भी अहम किरदार जहांगीर तरीन का है। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जहांगीर तरीन की वजह से खास हम दोबारा एतमाद का वोट लेने में कामयाब हुए, लेकिन वज़ीर आज़म उनके खिलाफ जो है वो ज्यादती हो रही है उस पर वो गौर ही नहीं कर रहे और उसको उनके खिलाफ एफआईए कार्रवाई कर रही है। जबकि एफआईए जाहिर है वो खान साहब के जेरे मातहत है। तो जहांगीर तरीन ने खुद भी शिकवा किया इमरान खान से, उन्होंने कहा कि उनकी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो बैंकिंग कोर्ट लाहौर में पेशी के मौके पर जहांगीर तरीन ने कहा कि उन पर 1, 2 नहीं 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जबकि 1 साल से उनके खिलाफ शुगर कमीशन की इंक्वायरी भी चल रही है। वो कहते हैं मैं चुप बैठा हूँ मगर मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की जानब क्यों धकेल दिया गया है। तो ये बात जहांगीर तरीन को अब समझ में आई है और बहुत से लोगों को उस वक्त समझ में आती है जब इक़्तिदार उनकी पाँव के नीचे से यानी कुर्सी उनके नीचे से खींच ली जाती है, तो फिर उन्हें लगता है कि उनके पाँव के नीचे ज़मीन भी नहीं रही। तो जहांगीर तरीन की तकरीबन वही हालत है। तो जहांगीर तरीन ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। मैं ये पूछता हूँ, मजबूर हूँ पूछने पे
कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए। जुल्म बढ़ता जा रहा है। मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें, इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। बिल्कुल कोई मेरी राहें जुदा नहीं हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मैं शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूँगा। मेरे सारे साथी मेरे साथ हैं। तो जहांगीर तरीन के गिले शिकवे हैं, बल्कि जहांगीर तरीन के हवाले से ये खबर भी ज़ेर गर्दिश थी कि पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। कल पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने इस पर ट्वीट किया। शैल रजा ने भी कहा जी आप जहांगीर तरीन आ रहे हैं, जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे। तो ये खबरें जो है वो फैलाई गई हैं, फैली या जो भी आज उसकी तरदीदी हो गई कि वो खुद कह रही जी मैं कहीं नहीं जा रहा, और दूसरा पीपल पार्टी तो उन्हें हाथों हाथ लेने पे तैयार है। तो इससे ये भी नजर आता है कि पीपल पार्टी कितनी बेताब है कि जहांगीर तरीन उनके पास आए। जहांगीर तरीन जाहिर है एक पोलिटिकल शख्सियत तो है। इसके अलावा FIA ने मजीद 13 शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और शुगर मिल माफिया सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। अब मुतअद्दिद शुगर मिल मालिकों को गिरफ्तार या उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। जिन शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई उनमें हुनजा शुगर, अशरफ शुगर, हुसैन शुगर, 7 स्टार शुगर, शेखू शुगर, इत्तेहाद शुगर, फातिमा शुगर, कश्मीर शुगर, मीरपुर शुगर, अलनूर शुगर, सूरज शुगर, SGM शुगर और सिंधबाद शुगर मिल शामिल है। अब FIA हुकाम ये कहते हैं कि 15 शुगर ब्रोकर सट्टा ग्रुप के हवाले से अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं, जबकि FIA ने 8 शुगर मिल मालकान को नोटिस भिजवाए हैं, लेकिन ताहाल कोई FIA में पेश नहीं हुआ। FIA के मुताबिक मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल को 31 मार्च को, हमदा शहबाज की रमजान शुगर मिल को 2 अप्रैल, जबकि जहांगीर तरीन की JDW ग्रुप को पहले 2 अप्रैल को तलब किया है। तो पेश न होने पर इन्हें दोबारा इस जुमे को FIA में तलबी का नोटिस भिजवाया गया है। अलमोई शुगर मिल को भी तलब किया गया था, जबकि मियां तैयब की हमजा शुगर मिल को 8 अप्रैल को तलब किया गया है। तो हुमायूं अख्तर की भी एक शुगर मिल है, तांदलिया वाला शुगर मिल, उन्हें 12 अप्रैल को तलब किया गया है। तो हुकूमत शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और चीनी की हालत ये है कि चीनी जो है वो माशाल्लाह 120 रुपये किलो पर पहुंच चुकी है। तो एक तरफ हुकूमत लगी हुई है उनको फेंटा चढ़ाने पे, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये एहसास नहीं है कि अगर इसके नतीजे में मार्केट में शुगर शॉर्ट होती है, महंगी होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये जो इस तरह की बगैर किसी सोचे समझे या प्लानिंग के बगैर जो आप एक्शन करते हैं थानेदारों की तरह, उसका फिर जो पब्लिक के ऊपर असर पड़ता है, वो इम्पैक्ट रहता है, वो इंतहाई बुरा आता है, जो इस वक्त महंगी चीनी की सूरत में और मुल्क में महंगाई की सूरत में हम सब देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पीपल पार्टी की रहनुमा पलवशा खान गुफ्तगू कर रही हैं और PDM के इत्तेहाद और उसमें पड़ने वाली दराड़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। पलवशा खान खड़ा है। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने एक जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बिटेर और कभी ऑपोजिशन। जी पलवेश साहिबा, जुबैर साहब तो भी कह रहे थे PDM की बड़ी जिद्दोजहद है इस 6 महीने में, लेकिन वो सारे जिद्दोजहद को नुकसान आप लोगों ने पहुंचा दिया। लकीर खिंच गई। आवाम को बताएं रियल ऑपोजिशन कौन सी है, आप हैं या नून लीग है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इनकी सियासी बलूगत की कमी है। अभी जो एक बात अली मोहम्मद साहब ने की, मैं इससे एग्री जरूर करती हूँ कि मरियम साहिबा को और ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सियासी बलूगत की कमी है। अच्छा। दूसरी बात, ये जो बाप का जो बाप है ना, ये जो हम सबका बाप है, बाबा आदम जो हैं, हम सबके बाप हैं, उस जमाने से बाप के ताने बाने इनकी जमात से जुड़ते हैं। लिहाजा ये ताना देने से पहले इन्हें पहले सोच लेना चाहिए। तारीख इतनी पुरानी नहीं है कि हमें याद ना हो।
ये बातें हमने मिसाक जमहूरियत के वक्त खत्म कर दी थी और दबा दी थी। लेकिन अगर अपने एक मेंबर के जरिए हमारे चेयरमैन की तजलील कराई जाएगी, देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब कोई नहीं होते कि वो हमारे देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अंदाज़े सियासत हमेशा मुख्तलिफ रहा है। दोनों मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट की जमातें हैं और इसी की वजह से उनका वोट बैंक भी है। अब वोटों की जो तकसीम होती है वो ख्यालात की मुताबिकत के हिसाब से होती है। जिसको जो पसंद है, जो जिसके नज़रिए के साथ है, उसी पार्टी को वोट देता है। तो इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि दोनों जमातों के दरमियान माजी में बहुत सियासी इख्तलाफात रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। इन पर काबू पाना आसान काम नहीं। तो सियासत में इख्तलाफात होते हैं जो कि सियासत का या जमहूरियत का हुस्न भी होता है। अब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ये दोनों नई पॉलिटिकल क़यादत है, तो इन्हें सीखने में वक्त लगेगा। अब खान साहब 22 साल जद्दोजहद करके भी कुछ नहीं सीख सके, तो फिर मरियम और बिलावल को तो भी जुमा 8 दिन हुए हैं। तो मुश्तरका सियासी इत्तेहाद भी मौलाना फजलुर रहमान और पीपल पार्टी की कोशिशों की वजह से ही वजूद में आया था। तो PDM बनाना अपोजिशन जमातों की एक वक्त में मजबूरी बन गई थी, क्योंकि सारी अपोजिशन अलग अलग थी। तो हुकूमत उन्हें दबा रही थी, उन्हें दीवार से लगा रही थी, उन्हें मार पड़ रही थी। तो हुकूमत नैब और दीगर इदारों से मिलकर अपोजिशन पर चढ़ी हुई थी। तो PDM दरअसल खान साहब के गुस्से से और उनके हुकूमत के गजब से, गैज़ो गजब से बचने के लिए वजूद में आया था। और उसने फिर हुकूमत की चूल्हे हिला कर रख दी। जो उसमें जो बहुत बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज था वो नवाज शरीफ का जारखाना अंदाज था, जिसकी वजह से बहुत सी ताकतों को लेने के देने पड़ गए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पहली बार खुलकर एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा किया था कि वो खुद को सियासी मामला से अलग करें। तो ये बहुत इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से बहुत बड़े बड़े काम हुए और उसका फिर अमली मुजाहरा भी देखने में आया। तो असल लड़ाई तो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने लड़ी और जरदारी साहब ने फिर उसके बाद नवाज शरीफ को ये ताना दिया कि इस्तीफे लेने हैं तो जनाब वापस आए। ये मरियम नवाज का जो रिएक्शन आया ये उसके बाद आया, तो ये फितरी अमल है। तो मरियम नवाज के जो दिल में था उन्होंने कह दिया और उसका इजहार कर दिया, क्योंकि अभी तक ये जो दोनों हमारे सियासतदान हैं, जो पॉपुलर सियासतदान है, दोनों की फैन फॉलोइंग है, मरियम नवाज की, बिलावल भुट्टो की भी। और मरियम नवाज की तो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। उन्होंने खुद को एक अच्छा कहते हैं ना मुकर्रर साबित किया है, एक अच्छा बोलने वाला साबित किया है और वो बड़ा डट के बोलती हैं और दबंग बोलती हैं। शायद उसकी वजह के भी उन्हें ज़्यादा सियासी वो कहते हैं ना वो ड्रामेबाजियाँ आती नहीं हैं। इसी माहौल में उन्होंने इस तरह की बातें की जिसका फिर रिएक्शन आना फितरी था। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। उस्मान डार PTI के रहनुमा है और वो हुकूमत की जानिब से PDM के जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर अपना तबसरा कर रहे हैं। वॉच उस्मान डार। मेरी दिली हमदर्दी है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब के साथ। मुझे बहुत सच मानिए दुख भी हुआ है। ऐसे लगता नहीं था, अच्छी हंसी तगड़ी थी, सेहतमंद थी, इतनी जल्दी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी किसी ने ये सोचा नहीं था। वैसे तारक फजल साहब फ्यूनरल कब है अगर आप बता सके, मैं जरूर आना चाहूंगा। और अभी दुआ है, वो ऑक्सीजन पे है, फौत नहीं हुई आपकी इतला के लिए। ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन सिलेंडर पे है। अच्छा, ये वेंटिलेटर पे है या ऑक्सीजन लगी हुई है? पल्स रेट चेक किया डॉक्टर साहब? आप तो सिर्फ डॉक्टर। एक ही बात है। मेरा ख्याल था सर सुनने में आया था कि अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा, वेंटिलेटर पे है। चले तो यही समझता हूँ जब भी निकलेगा PDM का जनाजा है, दूम से निकलेगा पूरी कौम। तो लेट्स भी आखिरी सांसों पे है। मेरा तो ख्याल था शायद जनाजे का टाइम आपके प्रोग्राम में अनाउंस होगा PDM का, लेकिन वो कह रहे हैं वेंटिलेटर पे है। देखिए इस बाय इलेक्शन में जाके इलेक्शन करो, बड़का ना मारो। और मैं कह रहे हैं कि फ्यूनरल की तैयारी करो, जनाजा कितों में सानू दसो, मैं आवांगा जरूर आवांगा। लगेगा जनाजा किस तरह निकलता है। डस्का तुम्हारी सीट भी फर्क होनी है, तुम्हारी वजारत भी जानी है। अच्छा मेरे भाई उस्मान डार को बहुत ज्यादा तजस्सुस है, लेकिन मैं इनको ये गोशगुजार कराना चाहती हूँ कि वेंटिलेटर पे इस वक्त जो है वो हुकूमत है। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर है ना,
ये वेंटिलेटर पे जाए, अल्लाह रहम करे को मरीज, तो वापस आने के चांसेस बड़े कम होते हैं, लास्ट स्टेज होती है। तो पीडीएम का भी फिर यही समझा जाए? नहीं, ये कतई तौर पे नहीं, क्योंकि आपका बहुत करोड़ों की तादाद में आपका चैनल देखा जाता है। तो मैं बायसियत मेडिकल डॉक्टर भी बड़ी संजीदगी से ये बात बता रहा हूँ कि वेंटिलेटर खुदा न खास्ता आखिरी स्टेज नहीं होती। अच्छा। मरीज वापस आते हैं, अक्सर मरीज वापस आते हैं। ये सियासी मरीज पीडीएम का वापस आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये जो मेरा देखिए, हुकूमत पीडीएम के इख्तलाफात पर भगड़े डाल रही है, खुशियां मना रही है, लड्डू बांट रही है। तो हुक्मरान जमात जिस तरह पीडीएम के इख्तलाफात पर खुशी का इजहार कर रही है और उनकी बातें खिल रही हैं, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पीडीएम हुकूमत के लिए कितना बड़ा थ्रेट था। और अगर ना होता तो आज इतनी खुशियां भी ना चढ़ी होती। और इसीलिए इख्तलाफात की बुनियाद पर पीडीएम को मरहूम व मगफूर करार देकर अपने दिल को तस्कीन फराहम की जा रही है। तो हुकूमत का खुश होना बनता है। अपोजिशन के मुश्तरका इत्तेहाद ने हुकूमत को पूरी तरह बैकफुट पर खड़ा कर दिया था। हुकूमत पूरी तरह दबाव का शिकार नजर आई। अब सवाल ये कि क्या पीडीएम में इख्तलाफात के बाद ये दबाव खत्म हो जाएगा और हुकूमत मौज मस्ती करेगी? तो ये गुमान दुरुस्त नहीं है, क्योंकि असल मसला तो वही खड़ा है। मसला तो हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस का है, जो अभी तक डिलीवर करने में नाकाम हुई है। तो उसे सियासी खेल तमाशों की आड़ में दबाने की कोशिश की गई। तो अब लगता है कि वो सारा सियासी जो गर्द उड़ रही थी उसको बिठा दी गई, ताकि पता चले कि असल में हो क्या रहा है। तो ये कोई जो ग्राउंड इस वक्त हुकूमत को दी गई है वो खेलने की दी गई है, अब लड़ने का कोई माहौल नहीं है। तो मेरा गुमान ये कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। पीडीएम रहे या ना रहे, मगर हुकूमत इसी तरह परफॉर्म करती रही तो फिर इसका हाल भी वही होगा कि खुशियां मनाएंगे लोग, लेकिन वो लोग हुकूमत के नहीं होंगे बल्कि वो और लोग होंगे। आगे बढ़ते हैं और नदीम मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ी आम खबर है और बड़ी सेंसिटिव खबर है, इस पर देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच नदीम मलिक। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो अभी से थोड़ी देर पहले एक बैन अल-अक़वामी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स उसने जारी की है, और वो पाकिस्तान और इंडिया का जो बैक चैनल कॉन्टैक्ट वाले से है। खबर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक वो कह रहे हैं कि इमरान खान और जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उसकी मुलाकात करवाने की कोशिश की जा रही है। और ख़बर के अंदर ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये बैक चैनल कॉन्टैक्ट जो है इस प्रोसेस को लीड कर रहे हैं, ये सुपरवाइज कर रहे हैं। और उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के, उसको यकीन दहानी करवाई है कि अगर इंडिया भी मुस्बत तरीके से आगे बढ़ता है तो कश्मीर के अंदर जो एक दाखिली सूरत हाल है उसको काबू करने के लिए, मकबूजा आबादी के अंदर जो दाखिली सूरत हाल है, जो एक ऐसा इलाका जिसके ऊपर हमारा दावा है 47 से ऑनवर्ड कायदे आज़म का फरमान है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शहर हक है, वो भारतीय कब्जे में है, नाजायज़ कब्जे में, और वह जुल्म और बर्बरियत है। तो वहाँ पर उन्होंने दावा ये किया है कि जनरल बाजवा ने यकीन दहानी कराई है कि उसको कंट्रोल करने के लिए सूरत हाल में वो तावन करेंगे। और मोहम्मद बिन जायद वो कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर हमें प्रोग्राम में कोई सीनियर लेवल पे कोई शख्सियत मिल जाते हैं जो इसके ऊपर राय दे सकें तो यकीनन हम उस पर बात करेंगे। देखिए, कोई माने या ना माने, मगर इस वक्त तासुर ये है कि भारत के साथ कश्मीर का मसला सेटल हो चुका है। बहुत से लोग समझते हैं कि हमने कश्मीर के मामले पर हाथ खींच लिया है। तो मेरा गुमान ये कि भारत ने भी इस तासुर को कैश करने की कोशिश की है, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत का भी इसमें कोई हाथ है। अब लोग इस बात को आसानी से हजम भी कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक तासुर तो मौजूद है, और ये तासुर हुकूमत ने दिया है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक है, तो जो काम हुकूमत करती है वो खाते में पड़ जाता है। लेकिन इस खबर में जिसमें ये कहा जा रहा है कि फौज बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कश्मीर के अंदर, जो उधर कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, उसके अंदर हालात नॉर्मल करने में दिलचस्पी रखती है, तो ये वो एक बारीक नुक्ता है जिसने इस खबर का सारा पोल खोल दिया है। देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी का होना कोई नई और अनोखी बात नहीं, और भारत से ताल्लुकात बेहतर करना, तिजारत की बात करना, ये सब हम बड़े अरसे से करते आ रहे हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। और बहुत से लोगों पर तो इसी वजह से गद्दारी के इल्ज़ाम भी लगे, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी लगाए गए, उन्हें बदनाम भी किया गया। लेकिन अब इस मकसद, इस मामले को जिसमें कश्मीर को रिलेट किया गया फौज के साथ, उसमें से मुझे लगता है कि इसका मकसद सिर्फ वो तनकीद का रुख फौज की तरफ मोड़ना है, फौज को टारगेट करना है, और अवाम के जहनों में तासुर पैदा करना है कि शायद ये इस मामले में हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इन्वॉल्व है। तो अवाम इस किस्म की लगव बातों पर ध्यान नहीं देते। देखिए, फौज के सियासी किरदार पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सियासी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बहुत से जो जमहूरियत पसंद है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं
कि पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को इस बात पर शक नहीं कि फौज ही हमारी सलामती की ना सिर्फ जामन है बल्कि कस्टोडियन है, और इस किस्म की जो साजिशें दुश्मन मुल्क करता है उसको हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और अब आखिरी खबर यह कि साबिक DGLDA अहद चीमा की जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है, और अहद चीमा की दरख्वास्त जमानत जो थी वो आमदन से जायद असासों के हवाले से थी, और इस केस में पहले से महफूज फैसला सुना दिया, और तकरीबन 3 साल बाद जो है वो अहद चीमा जो है उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया है। 2 रुकनी बेंच ने 10-10 लाख रुपए की अवज उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। इससे पहले भी नैब ने LDA सिटी केस में अहद चीमा के खिलाफ तहकीकात बंद करने का हुक्म दिया। तो अहद चीमा वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो अफसर हैं जिनका पाकिस्तान की डेवलपमेंट में बल्कि पंजाब में जो लाहौर में डेवलपमेंट हुई है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। एक काबिल अफसर जिसने बहुत काम किया, उसको इस बात की सजा दी गई कि उसने शहबाज शरीफ के जो टारगेट थे वो क्यों पूरे किए या उनके साथ क्यों खड़े थे। तो मैं ज़ाती तौर पर अहद चीमा की जो कैपेबिलिटी है उसका मोतरफ हूँ। उनकी ज़िंदगी के 3 कीमती साल जो है वो हमने जो है वो अपनी नफरत की और अपने इंतकाम की नज़र कर दिए, लेकिन अहद चीमा को बिलाखिर जो है वो इस कैद से रिहाई मिल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अहद चीमा जो है अगर वो वापस सिविल अपनी जॉब पर आते हैं या वो इतने काबिल आदमी हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरी गुड विशेज़ है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ रहे इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।